नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन अकेडमी स्मार्ट लर्निंग पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका FYDC का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं वो आज स्टार्ट करना है। लास्ट 2 और 3 लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड। हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, अगर याद होगा तो आपको हमने किया था ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन के बाद हमने क्या देखा था, कैपिटल, ड्रॉइंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंडिचर के हमने टाइप्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। और साथ में क्या देखा था हमने, डिस्काउंटिंग, कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। इतना सारे कंसेप्ट हमने कर लिए हैं, बिकॉज यही सारे कंसेप्ट क्या है, आपको जब भी आप अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो आपको हमेशा दिखने वाले हैं, तो क्यों ना उसे हम स्ट्रॉन्ग कर ले। चलिए आज हम एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट का। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, सॉल्वेंट अगर याद होगा तो आपने कभी नाम सुना होगा कि मतलब सॉल्वेंट का मतलब अकाउंटिंग टर्म्स में क्या होता है कि हुज असेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिसके असेट्स से ज्यादा हैं उसके लायबिलिटी से। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, कैश भी क्या होता है, आपका असेट होता है। ठीक है दोस्तों, असेट का मतलब क्या होता है कि जो कन्वर्ट हो प्रॉपर्टी में, आपका कोई भी बिजनेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, आपका असेट होता है। या तो कैश हो गया आपका, किसी के पास से पैसा मिलने वाला हो गया, आपने क्या किया हो, लैंड परचेज किया होगा, आपने मशीन परचेज। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, बिजनेस। तो ये बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, असेट बोलते हैं। ठीक है, चलो सपोज आपके पास जो कैश पड़ा था, एक 10,000 रुपया कैश पड़ा था, ठीक है, और उसके ऊपर से आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या हो दोस्तों, कर्जा था। ठीक है, आपको पे करना था 6,000 रुपीज। देखिए डेफिनेशन यही बन गया आपका, मीनिंग यही बन गया आपका कि हुज असेट्स आर मोर देन व्हाट, लायबिलिटी। लायबिलिटी कितना था आपका 6,000 रुपया और असेट कितना था आपका 10,000। तो अगर मैं लायबिलिटी पे भी करता हूं, पे करने के बाद भी मेरे पास कितना बचेगा दोस्तों, 4,000 रुपीज बचने वाला है। दिस इज वॉट, सॉल्वेंट पर्सन। क्या होता है आपका सॉल्वेंट, सिंपल सी भाषा में कि जिसके पास असेट्स ज्यादा होंगे और कर्जे क्या होंगे, आपके कम होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका था दोस्तों पहला कंसेप्ट। सेकेंड क्या बोला है, इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मतलब उसका अपोजिट्स, कि हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट, कि जिसके ऊपर क्या होता है, कर्जा बहुत ज्यादा होता है लेकिन क्या होता है, असेट्स कम होते हैं, पे करने की उसमें क्षमता कम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। या फिर अगर हम एक सिंपल सी भाषा में बोलूं तो आपने नाम सुना होगा कंगाल का। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंगाल बोलते हैं। देखिए इसका अपोजिट कर सकते हैं कि आपके पास असेट था, असेट की वैल्यू थी आपके पास 10,000, मतलब जो बिजनेस की प्रॉपर्टी थी। अभी प्रॉपर्टी में सब कुछ आ गया है कि जो जो बिजनेस के नाम पे होगा ना वो क्या होगा, आपका बिजनेस का प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है, 10,000 था। वेयर एज आपके ऊपर जो कर्जा था, लायबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्जा। ठीक है, बिजनेस की लायबिलिटी कितनी थी आपके ऊपर से, 14,000 रुपीज आपका कर्जा था। अब क्या आप पे कर सकते हैं क्या दोस्तों, नहीं, आप पे नहीं कर सकते। है कितना था सर, 10,000 ही पॉकेट में पड़ा हुआ है और पे कितना करना है मुझे, सर आई हैव टू पे 14,000 रुपीज। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपको 4,000 रुपया क्या हो गया, शॉर्ट पड़ गया। ठीक है, शॉर्ट हो गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, जब बिजनेस बंद होता है तो ये सब चीजें काम आती हैं आपकी, बिकॉज अगर रूटीन बिजनेस है तो 4,000 मैं उसको बाद में भी पे कर सकता हूं। अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो, अगर बिजनेस बंद हो रहा है तब ये सब आपको मैटर करता है कि भाई आप सॉल्वेंट हो या फिर इनसॉल्वेंट हो, तब ये सब वहां पे काम करता है। ठीक है, और ये सब डिसाइड कौन करता है कि बंदा सॉल्वेंट है कि बंदा इनसॉल्वेंट है। सिंपल सी बात है, अगर मैंने अपने पूरी के पूरे लायबिलिटी पे कर दिया तो मैं क्या बन गया, सॉल्वेंट। अगर इनसॉल्वेंट आपको डिक्लेयर करवाना है तो आपको कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा एंड कोर्ट विल डिसाइड कि भाई आप सॉल्वेंट हो या इनसॉल्वेंट। मतलब आपकी पूरी प्रॉपर्टीज बेचने के बाद, बिजनेस की प्रॉपर्टीज हो गई, पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचने के बाद, क्या आपके ऊपर कर्जा आप पे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हमने देख लिया, 2 चीज देख लिया, सॉल्वेंट क्या होता है और इनसॉल्वेंट। ये 2 चीज काफी इंपॉर्टेंट थी, आपके बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट, अकाउंटिंग ईयर। ठीक है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपका अकाउंटिंग ईयर। व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग ईयर दोस्तों यहां पे क्या बोला ईयर। अगर ईयर दिमाग में देखते हुए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए 12 मंथ आना चाहिए, 12 मंथ रहेगा वहां पे। वेयर एज अकाउंटिंग इज कंसर्न व्हाट कि भाई अकाउंट करने वाला 12 महीना। मैंने क्या बोला हूं कि इस 12 मंथ में क्या करेंगे आप, उस 12 मंथ में आप क्या करेंगे अकाउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे अकाउंटिंग करेंगे उस 12 महीने की, ठीक है। तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट वहां पे क्या लिखा गया है और कंपनीज एक्ट, दो अलग अलग कानून बनाए गए हैं। जो हमें अकाउंटिंग करना होता है वो अकाउंटिंग करना होता है हमें कंपनीज एक्ट के हिसाब से। वेयर एज इनकम टैक्स वी हैव टू पे अकॉर्डिंग टू व्हाट इनकम टैक्स एक्ट। देखिए अभी तो जो आपका अकाउंटिंग ईयर होगा वो स्टार्ट कब से होता है आपका, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है। सपोज 1 अप्रैल 2020 और ये खत्म कभी होगा ठीक 12 महीने के बाद 31 मार्च 2021, ठीक है। इन 12 महीने में क्या होगा, इसी 12 महीने को क्या बोलते हैं हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। आगे क्या होगा आपका ईयर क्या होगा चेंज होता जाएगा। यहां पे अगर मैं बोलूं सिंपल सी भाषा में तो 20 और 21 कहलाया, तो आगे क्या हो जाएगा आपका 21 और 22 हो जाएगा। बिकॉज ये 12 महीने मिलकर क्या बन जाएगा आपका अकाउंटिंग ईयर बन जाता है। सर इसमें करते क्या है बेटा, जो अकाउंटिंग ईयर होता है ना 12 महीने का, इसमें क्या करते हैं हम लोग साल भर रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं, वी आर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। बिजनेस जो भी ट्रांजेक्शन करता है साल भर, मतलब इन साल के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद जो भी आपका ईयर एंड आता है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ईयर एंड। ईयर एंड का मतलब ये 31 मार्च, ठीक है। ईयर एंड में बिजनेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिजनेस तो दो चीज के लिए कर रहे हैं हम खाली। पहला क्या है, आपको सर प्रॉफिट कमाना है इसलिए आप बिजनेस कर रहे हो। तो जैसे ही आपका ईयर एंड होगा देन यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट, आपको निकालना होगा रिजल्ट, निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रिजल्ट। अब रिजल्ट का मतलब क्या होता है समझाऊंगा मैं। और साथ में आपको क्या देखना है, बिजनेस का व्हाट पोजीशन, बिजनेस का पोजीशन। ये दो चीज देखना होता है बेटा इस अकाउंटिंग ईयर में। अब रिजल्ट का मतलब क्या होता है बेटा, आपने साल भर तक बिजनेस किया, हाँ सर किया बिजनेस किया। बिजनेस अच्छा भी हो सकता है या खराब भी हो सकता है। जैसा इस साल का पेंडेमिक चल रहा है आपका, इस साल बहुत लोगों का बिजनेस खराब जाएगा। तो अगर बिजनेस अच्छा रहा तो देयर में भी केस ऑफ व्हाट कि आपको क्या हो जाए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर बिजनेस खराब हुआ तो क्या होगा आपको लॉस। तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, रिजल्ट एक तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा दोस्तों निगेटिव होगा। अगर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया तो मतलब मुझे क्या हो गया प्रॉफिट। कभी प्रॉफिट होगा इन साल के बीच में इस अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। 31 मार्च को हमको मालूम, 31 मार्च को नहीं मालूम पड़ेगा बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने में समय जाता है, ठीक है। तो आपको जून जुलाई तक यू विल कम टू नो कि भाई आपको कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। बिकॉज वो बनाता कौन है, वो बनाता है आपका सीए, जो आपके होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। सेकेंड मैंने क्या बोला, बिजनेस का पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या दोस्तों, जस्ट इसके पहले आपने एक शब्द सुना होगा सॉल्वेंट, नाम सुना होगा क्या, सॉल्वेंट। इसमें क्या देखा था कि असेट के बारे में और लायबिलिटी के बारे में सुना था आपने, क्लियर। असेट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस की प्रॉपर्टीज, कि जो भी आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है हम उसे क्या बोलते हैं असेट। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको कि आपके पास 31 मार्च को कितने रुपए के असेट बचे हैं और कितना आपके ऊपर क्या है कर्जा है। याद रखना क्या होगा, कितने के आपके पास असेट बचे हैं, कितना आपके पास कर्जा है। यही पोजीशन को अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है, जो आपको आगे सीखने मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक क्या देखा हमने, फर्स्ट हमने क्या देख लिया आपका देखा हमने सॉल्वेंट पर्सन क्या होता है कि जिसका असेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है। सेकंड क्या देखा आपका इंसॉल्वेंट, असेट कम है लायबिलिटी ज्यादा है। तीसरा क्या देखा हमने बेटा अकाउंटिंग ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ईयर आपका 12 महीना, ठीक है। उसी 12 महीने का इनकम और उसी 12 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, आगे का नहीं। बिकॉज ये आपका एक अकाउंटिंग कन्वेंशन है आगे, जिसमें है क्या दिया हुआ है कि मैचिंग कंसेप्ट ऑफ इनकम, उसमें काम देता है आपको। जैसे मैंने आपको एक बार पूछा था कि एक मेरा बच्चा है वो 10th स्टैंडर्ड में 80% लेकर आया है और एक दूसरा बच्चा 12th में 70% लेकर आया है, तो कौन अच्छा है। तो आप बोलोगे सर 80% वाला। मैं मना करूंगा आपको, क्यों, बिकॉज वो मैच नहीं हो सकते हैं। 10th का सिलेबस अलग था, 10th का माइंडसेट अलग था, 12th का सिलेबस अलग है, 12th का माइंडसेट अलग है, एज ग्रुप अलग है उनका।
अगर फैक्टर सेम है आपके तो आप मैच करिए ना, अगर फैक्टर सेम नहीं है तो कैसे मैच कर पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए 3 हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। क्या बोला है आपको? ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, बिजनेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, एक होते हैं आपके नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं। ठीक है, कभी आपने सुना है कि कुछ ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, मंदिर हो गए आपके, लायंस क्लब ऑफ इंडिया हो गया है, ठीक है, ये सब ट्रस्ट क्या होते हैं ना, दे आर मेन फॉर व्हाट, सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए। ठीक है, उनका मेन मकसद क्या होता है कि सर्विस को प्रोवाइड किया जाए, प्रॉफिट कमाना उनका मेन मकसद नहीं होता है, याद रखना। लेकिन जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं, अदर बिजनेसमैन, उनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना मेन मकसद होता है। तो दोस्तों ट्रेडिंग कंसर्न, अभी कंसर्न को या बिजनेस बोल दूं मैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं दोस्तों। यहाँ पे एक हो गया आपका ट्रेडिंग और एक हो गया बेटा नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग बोल दो, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल सकते हैं हम लोग? नॉन प्रॉफिट। जो ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग मतलब व्हाट, यहां पे दोस्तों बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और ये क्या होता है, इनका मेन एम क्या होता है? इनका मेन एम होता है आपका प्रॉफिट कमाना। ठीक है, प्रॉफिट कमाना ही इनका मेन मकसद होता है। अरे बिजनेस क्यों कर रहा हूं मैं? ठीक है सर, टाइम पास नहीं हो रहा, इसके लिए नहीं, मेन मकसद। दूसरा, वेयर नॉन ट्रेडिंग इज कंसर्न, इनका मेन मकसद क्या होता है कि जो भी उनका सर्विस हो सके, सर्विस क्या करे, बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करे। प्रॉफिट कमाना इनका मेन मकसद नहीं होता है, इसके लिए क्या नाम दिया गया उसको? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न नाम दिया गया है यहाँ पे, समझे बेटा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियोस को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। स्मॉल वीडियो बना रहा हूँ आज मैं 11 का। रीजन क्या है कि बिकॉज आप स्टार्ट से लेकर एंड तक उसे देखें, ताकि आपको कुछ नए नए चीजें मालूम पड़ते रहे। तो सॉल्वेंट हो गया आपका बेटा, ठीक है, क्या है, असेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है। इनसॉल्वेंट में क्या हो गया, असेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है। फिर अकाउंटिंग ईयर, सब पीरियड ऑफ 12 मंथ, इससे क्या मालूम पड़ेगा सर? रिजल्ट मालूम पड़ेगा और बिजनेस का पोजीशन मालूम पड़ेगा, बिजनेस का पोजीशन। ट्रेडिंग कंसर्न, सर ऐसा कंसर्न जिनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है बेटा, चलिए नॉन ट्रेडिंग में क्या सीखा हमने? नॉन ट्रेडिंग में सीखा हमने कि इनका मेन मकसद क्या होता है? इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपको इससे और अच्छा कंसेप्ट लेकर आऊंगा साथ में मैं, और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो सीखेंगे हम। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।